प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न। और ये 35 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये 35 प्रश्न आपके लिए गए हैं मॉडल स्पीच टेस्ट 7 से। ठीक, तो इससे पहले हमने 6 मॉडल स्पीच टेस्ट आपको दिए हैं और ये आपका 7वां है। जो भी बच्चे नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से आप जो है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर सकते हो। आशा है कि जितना हमने पढ़ाया है और जितने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं और लगातार आपको जो है क्लासेज भी मिल रही हैं, तो उसके हिसाब से आपके जो है कम से कम 35 दूना 70 प्रश्न आते हैं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से। तो वहाँ से कम आप 65 प्रश्न जरूर कर पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से आपके ये मॉडल स्पीड टेस्ट 7 में प्रश्न दिए गए हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे और 1 से लेकर 35 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो 126 नंबर बच्चों प्रश्न आपका दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्राचीन भारत में समाज विभाजित था। तो प्राचीन भारत में समाज विभाजित था बच्चों, इसके लिए ऑप्शन आपके हैं 8 समूह में, 4 समूह में, 7 समूह में और 6 समूह में। जितनी देर हम ऑप्शन पढ़ते हैं उतनी देर आप लोग अपने विचार से कौन सा प्रश्न इसमें सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, वो आपको लिखना है। तो इसमें बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 समूहों में विभाजित था भारतीय समाज जो प्राचीन काल में था। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 भागों में विभाजित था। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, 27 नंबर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश के जितने भी छात्र हैं इनको 13 नंबर को पेपर होने वाला है। तो ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल से कम 4-5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, तो वो आपको पढ़ के चलना है। उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो बच्चों आपका हो जाएगा प्रयागराज में स्थित है, जो आपकी वर्तमान में प्रयागराज नाम है और इलाहाबाद पुराना नाम है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। 28 नंबर प्रश्न दिया गया है कि विलय नीति का संबंध किससे है। तो ऑप्शन है आपके पास नाना साहब, डलहौजी, टीपू सुल्तान, हैदर अली। तो इसमें ऑप्शन आपका सेकेंड वाला सही हो जाएगा, डलहौजी से संबंधित है विलय नीति। ठीक, विलय नीति में वो जिन राजाओं के बेटे या बेटियां नहीं होती थी, संतान नहीं होती थी, तो उनकी जो राज्य होता था वो साम्राज्य पूरा कंपनी में विलीन कर लेते थे, विलय कर लेते थे उसका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डलहौजी ने जो है नीति चलाई थी। 129 नंबर प्रश्न देखो आपका दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपका देखो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 129 नंबर, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बच्चों 1774 ईस्वी में हुई थी और एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में। इसके तहत जो है इसकी स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स उस समय क्या थे, गवर्नर जनरल थे। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बनता है। 30 नंबर क्वेश्चन आपका देखो दिया गया है कि भारत में अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। 130 नंबर प्रश्न में आपका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, कैप्टन हॉकिंस, लॉर्ड कैनिंग, सर थॉमस रो। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जो था वो अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक, अगला प्रश्न 131 नंबर है, 1853 ईस्वी में पहली रेल यात्रा कहाँ से कहाँ के बीच में चलाई गई। तो इसमें आपको सबको मालूम हुआ क्वेश्चन, बोरीवली से थाड़े के बीच में पहली बार रेल यात्रा की गई थी। अगला प्रश्न देखो, इनमें से वो तो उसी में का ऑप्शन है। 132 नंबर प्रश्न आपका देखो दिया गया है कि 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी, जिसको विज्ञान समिति कहते हो, की स्थापना किसने की थी। हमने आपको एक एक पॉइंट वन लाइनर के रूप में लिख के दिया है। सभी लोग कक्षा 8 की जो इतिहास पढ़ाई वो पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इतिहास से जो कक्षा 8 की आपकी दी गई उससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 133 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो 1906 में हुई थी। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 134 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम ये कब पारित हुआ था। तो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1945, 47, 46 या 42। तो 1947 ईस्वी में देश आज़ाद हुआ था और तभी जो है स्वाधीनता अधिनियम पारित हुआ था। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो इसमें आपका दिया गया है कि विश्व में
संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है? विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया भी जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस और 1 अप्रैल को ध्यान रखिएगा मूर्ख दिवस। ठीक, अगला देखो 136 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका है इसका मुख्यालय हेग में है। कहाँ पर है? हेग में है, और इसमें कुल मिला के 15 न्यायाधीश होते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। 37 नंबर प्रश्न दिया है कि कौन सी संस्था बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के लिए कार्य करती है? तो ये बच्चों आपका हो जाएगा यूनिसेफ। क्या हो जाएगा? यूनिसेफ ये कार्य करती है। 37 के बाद 38 पे चलते हैं, तो ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। भारत में शिक्षा मंत्रालय की स्थापना हुई थी। ठीक, पहले इसका नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD। ठीक, लेकिन अब वर्तमान में इसका शिक्षा मंत्रालय होगा। लेकिन इसका स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, पहले इसका नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लेकिन अब शिक्षा मंत्रालय हो गया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, पुराना नाम भी पूछ सकता है आपसे। 139 नंबर प्रश्न दिया गया, भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है वो आपका गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगला 140 नंबर प्रश्न दिया गया है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति का संबंध बच्चों किससे है? झींगा मछली उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, या आपकी कृषि उत्पादन से? तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए हमने आपको अलग से एक वीडियो बना के दिया है, कौन सी क्रांति का संबंध किससे है। तो झींगा मछली उत्पादन जो होती है उससे गुलाबी क्रांति का संबंध होता है। ठीक, और तिलहन से आपका पीली क्रांति का संबंध होता है, और कृषि का जो संबंध होता है वो आपका होता है हरित क्रांति से। तो ध्यान रखिएगा, जो बचा आपका मत्स्य उत्पादन, मछली पालन से संबंधित है नीली क्रांति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 140 के बाद 41 नंबर प्रश्न आता है, तो उसमें आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? इसमें आपका ऑप्शन है चंडीगढ़, यह आपका राइट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक, ये पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों की राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ खुद भी एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न देखिए 142 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पेड़ों से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है आपके पास बादाम, मूंगफली, मक्का और आलू। तो मक्का, आलू और मूंगफली इसके पौधे होते हैं। ठीक, बादाम का पेड़ होता है, तो यही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला बादाम। ठीक, 42 के बाद 43 नंबर प्रश्न दिया गया है, कौन सा शहर रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? यानी रॉक गार्डन कहाँ पर है? तो लखनऊ, हैदराबाद, मैसूर, चंडीगढ़। तो इसमें आपका चंडीगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। रॉक गार्डन कहाँ पर है? तो चंडीगढ़ में स्थित है। 142 नंबर के बाद 43 के बाद 44 पे आते हैं, तो इसमें आपका देखो क्वेश्चन दिया गया है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका भारत में, भूटान में, नेपाल में या तिब्बत में। तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर अब हो गई है, पहले 48 थी अब 50 हो गई है, तो वो कहाँ पर है? तो हिमालय में भैया स्थित है। ध्यान रखिएगा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, और ये कहाँ पर है? तो नेपाल में स्थित है। ठीक, 145 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, तो इसमें दिया गया है कि भारत में सबसे लंबी हाईवे जोड़ती है किसको? हाईवे NH7। ठीक, सबसे लंबा है, क्या है? NH7, ये भी नाम आपको दे सकता है। ठीक, NH7 जो है सबसे लंबा हाईवे है, तो वो आपका कौन सा है? इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक ये सबसे लंबा हाईवे है। ठीक, 146 नंबर प्रश्न दिया गया है कि किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं? पिंक सिटी, अंग्रेजी में बात करेंगे तो पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसमें आपका उदयपुर, आगरा, जयपुर, कानपुर। तो जयपुर को गुलाबी सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 147 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश महाद्वीप भी है? 47 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और कंगारुओं का देश भी इसको कहा जाता है। ठीक, तो कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। ठीक, और एक ऐसा देश जिसको महाद्वीप भी कहते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न देखो आपका दिया गया है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो इसमें आपका 366 दिन हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 149 नंबर, पृथ्वी से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो भूतापीय ऊर्जा। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। अगला 150 नंबर प्रश्न दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? हमने आपको बहुत ही अच्छे से कक्षा 8 की जो हमने पढ़ाई है सामाजिक विज्ञान, ठीक है, उसमें आपको अच्छे से नोट्स में भी दिया है घास के मैदान और कहाँ पर पाए जाते हैं, बहुत अच्छे से हमने समझाया है। वो आपका वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। अच्छे से कक्षा 7 का, कक्षा 8 पृथ्वी और हमारा जीवन, ऐसे जो है ऊपर थंबनेल में लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। तो इसमें आपका हो जाएगा वेल्ड घास के मैदान होते हैं दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान। और सवाना जो होते हैं वो होते हैं आपके उत्तरी जो पाए जाते हैं, उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं वो सवाना होते हैं, और जो दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं वो वेल्ड होते हैं। और प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो बच्चों प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में, और पंपास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना में पंपास, प्रेरी आपके उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड आपके दक्षिणी अफ्रीका में, और सवाना उत्तरी अफ्रीका में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर हमने कई प्रश्न आपको बता दिए। 151 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो इसमें आपका देखो दिया गया, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, तो 3 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा इन्होंने प्रारंभ की थी और 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंच गए थे, ठीक। नमक कानून के विरोध में ये दांडी मार्च किया गया था। 153 नंबर प्रश्न दिया गया, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसमें बच्चों आपका 6, कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे और 7वां अधिकार जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसको हटा करके मात्र 6 अधिकार बचे हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 154 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय, लोकसभा। तो हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा उच्चतम न्यायालय करता है। क्या करता है? उच्चतम न्यायालय करता है मौलिक अधिकारों की रक्षा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 155 नंबर, विधानसभा की सदस्यता के लिए क्या योग्यता है? तो कई योग्यताएं होती हैं लेकिन इम्पोर्टेंट योग्यता होती है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। विधानसभा की सदस्यता के लिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक। अगला प्रश्न देखो आपका दिया गया है 56 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य का उच्चतम न्यायालय। ये हमने पहले ही पढ़ लिया, रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। 57 प्रश्न की बात करेंगे तो इसमें आपका दिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें आपका हो जाएगा बच्चों, पहला ऑप्शन सही है, भारत का राष्ट्रपति करता है। लेकिन इसमें ये चीज़ें होती हैं कि जो राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सलाह पर जो है ये किया जाता है। उच्चता जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, और राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति जो है इसका न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे 57 के बाद 58 नंबर, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। ये 1608 ईस्वी में आया था भारत को। ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है 1608 में जब ये आया था तो इन्होंने क्या दिया था? जहांगीर को बग्घी दान में दी थी, ठीक। ये बहुत प्रसन्न हो गए थे जहांगीर। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका जो बनता है यहाँ से। अगला प्रश्न देखो 159 नंबर, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं, हमने आपको सन बहुत अच्छे से लिखवा दिए हैं आपके नोट्स में। सारे नोट्स जितने भी हैं आपके इम्पोर्टेंट हैं, एक भी नोट्स आपका कहीं से जाने वाला नहीं, सारे प्रश्न वहीं से फंसेंगे। कर्नाटक का तृतीय युद्ध आपका कब हुआ था? तो 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के मध्य हुआ था कर्नाटक का तीसरा युद्ध। 60 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न ये है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता की बात करेंगे तो ये आपके थे पशुपति शिव। क्या थे? पशुपति शिव थे। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये 60 प्रश्न हमने कर लिए, मतलब 160 तक के प्रश्न, कुल मिला के 35 प्रश्नों को हमने देखा। इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और बाकी सभी लोग लाइव क्लास में जरूर जुड़ा करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।